The first question is, a white chemical compound becomes hard on mixing proper quantity of water. It is also used to maintain joints in fixed position. Name the chemical compound and write its formula. Okay, आपको क्या करना है, इसमें केमिकल कंपाउंड का नाम बताना है, उसका फॉर्मूला भी लिखना है और साथ में उस केमिकल इक्वेशन भी उसकी शो करनी है। और देखिए हमें व्हाइट केमिकल कंपाउंड बताना है जो वाटर मिलाते ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये आपका वाटर ऐड करते हार्ड हो जाता है, ये आपका कंपाउंड केमिकल कंपाउंड व्हाइट कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में, और जैसे हम वाटर ऐड करते हैं वो आपका सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं नीचे। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच2, ये आपका क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम सल्फेट कहलाता है और इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या होता है, व्हाइट चूना जो हम घर पे यूज करते हैं, जो सॉरी व्हाइट चूने, व्हाइट सीमेंट पाउडर, सीमेंट जो आता है उसको हम क्रैक्स में फिल करते हैं, जो वॉल होती है उनमें क्रैक्स हो जाते हैं, उनमें उसको फिल करने में हेल्प करता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो वाटर में मिलने के बाद ये आपका क्रैक्स में फिल करने के लिए काम आता है। तो आपने देखा होगा जो जिसे हम व्हाइट पुट्टी बोलते हैं घर पर, तो जब दीवारों में भरते हैं या दीवार पर लगाते हैं तो सूखने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने पूछा था कि उस कंपाउंड का नाम बताओ जो वाटर ऐड करने के बाद सॉलिड फॉर्म में आ जाए और क्रैक्स को फिल, यानी कि जो दीवारों में जॉइंट्स होते हैं उनको फिल करने में काम आता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये जब वाटर में मिलाते जाता है तो एक नया कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, वो है आपका जिप्सम। क्या नाम है इसका, जिप्सम। इस इक्वेशन को लिखकर ट्राई करना। नेक्स्ट, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, आपके दो सॉल्यूशंस हैं ए एंड बी, हैव पीएच वैल्यू 3.0 एंड 10.5, दो पीएच वैल्यू 3.0 एंड 10.5, दो पीएच वैल्यू है। विच ऑफ दिस टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, देखिए आपका पीएच वैल्यू जो होती है, आपको पता है कि 7 अगर है तो न्यूट्रल, 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 है तो वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपका 7 से कम है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके एसिडिक होंगे अगर उसकी पीएच वैल्यू 0 से 6 तक होगी। और अगर 0 पे है आपका, 0 पे, तो सबसे मोर एसिडिक यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा 0 और लेस एसिड होगा 6। ठीक है, कुल मिलाकर अगर 7 से कम वैल्यू है तो ये सब एसिडिक नेचर शो करेंगे, पीएच वैल्यू जो होगी वो एसिडिक होगी। ठीक है, तो सबसे वीक एसिड जो होता है वो 6 वाला होता है। ठीक है, क्योंकि ये 6 आपका 7 के पास होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। तो 7 से अगर हम लेस की तरफ चलते हैं तो आप सभी आपके एसिड कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपका आता है बेस। 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये सब आपका बेस होते हैं। लेकिन ये आपका 8, ये आपका वीक बेस होता है और ये जो 14 होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कुल मिलाकर जो अगर 7 पे आपको मैंने अभी बताया था कि 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 के अगर हम पीछे चले मतलब उल्टा चले तो 6 जो होता है वो आपका क्या होता है, वीक बेस। और 8 पे हमारा सॉरी वीक एसिड, और 8 पे क्या हो जाता है हमारा बेस, यानी कि यहाँ से एसिड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से बेस। तो ये दोनों 7 के पास जो वैल्यू होती है वो वीक होती है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे से पीछे को चलेंगे तो एसिडिटी कंसंट्रेशन के H पॉजिटिव आयन में भरते चले जाएंगे, और जब H पॉजिटिव आयन भरते जाते हैं तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ऐसे ही 8 से उधर की तरफ जब चलेंगे तो OH नेगेटिव आयन बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि H पॉजिटिव आयन आपके घटते चले जाएंगे, और क्या होगा आपका वो स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा। तो 7 के जो पास होती है ये वीक एसिड और ये वीक बेस कहलाती है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उन्होंने बोला था कि टू सॉल्यूशन है ए एंड बी, पीएच वैल्यू 3 है और 10.5 है। पीएच वैल्यू आपकी 3 है और 10.5। देखिए 3 अगर वैल्यू है तो एसिड है क्योंकि 7 से कम है, तो
ब्लू लिटमस को रेड एसिड ही करता है। तो आपका ए जो आंसर है उसके लिए आप पीएच वैल्यू 3 बताओगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड बिकॉज इट इज एन एसिड। नेक्स्ट बी पार्ट, फिनोल्फ्थेलिन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। देखो फिनोल्फ्थेलिन एसिड में कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस में आपका पिंक हो जाता है। ठीक है, तो 10.5 यहाँ पर क्या है आपका, 10.5 है आपका बेस। और जब ये बेस है तो फिनोल्फ्थेलिन को पिंक कलर शो कर देगा ये। तो आपका बी वाले के लिए सॉल्यूशन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ सोइल ए इज 7.5। इसका मतलब आपकी सोइल कैसी है, बेसिक। 7.5 मीन 7 से ऊपर है, और 7 से ऊपर है तो बेसिक होगी। द वाइट डेट ऑफ सोइल इज बी इज, जो आपका सोइल बी है उसका वो 4.5 है पीएच वैल्यू, इसका मतलब वो एसिडिक है। Which of these two soil A and B should be treated with powder chalk to adjust the pH and why? इसमें कौन सी सोइल को पाउडर चौक की जरूरत है, मतलब किस में हम पाउडर चौक मिला सकते हैं, इसमें या फिर इसमें। ठीक है, देखो पाउडर चौक मिलाने के लिए क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है ताकि हम सोइल को न्यूट्रल कर सके। तो आप बताइए, पाउडर क्या होता है, चौक पाउडर वो आपका बेस होता है, तो बेस एसिड के साथ न्यूट्रल हो जाता है। तो जब पाउडर चौक आपका बेस है, ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एसिड की। और एसिड किस में है हमारा, एसिड है आपका 4.5 वाला, ये ये आपका एसिड है। तो जब 4.5 वाला एसिड है तो हमारा सोइल बी इज द राइट आंसर। हमें कौन सी सोइल की जरूरत होगी, सोइल सोइल बी में हमें चौक डाल सकते हैं, इनकी जो चौक होगा वो एडजस्ट करेगा पीएच वैल्यू ऑफ सोइल बी। ठीक है, तो सोइल बी के लिए हम चौक को यूज करेंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि जो सोइल ए है वो बेस है, लेकिन चौक भी बेस है, तो बेस का बेस से कोई फायदा नहीं है। तो जो चौक है वो बेस होती है, तो बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए सोइल जो बी है उसका 4.5 पीएच वैल्यू है वो एसिडिक है। और एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस चाहिए, तो चौक हम पाउडर चौक जो है आपका बेस है। ओके, तो हम इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़िए, write the chemical equation to describe how baking soda is produced on a large scale. Also write the chemical name of product. आपको एक केमिकल इक्वेशन देना है, केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस। बेकिंग सोडा को हम कैसे बनाते हैं, देखिए बेकिंग सोडा का सबसे पहले फॉर्मूला पढ़िए, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं हम इसको, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कई बार कह देते हैं वो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल नेम बताओ। अभी केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, लेकिन इसका नॉर्मल जो दूसरा अदर नेम है वो आपका बेकिंग सोडा है। तो आपको कई बार क्या करेगा वो, यहाँ पर बेकिंग सोडा लिख देगा नीचे, बेकिंग सोडा। ठीक है, लेकिन अब बेकिंग सोडा लिख देगा तो आपको केमिकल नेम पूछेगा, तो आपको ये बताना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेरा मतलब ये है कि केमिकल नेम का मतलब होता है उसका जो फॉर्मूला नेम होता है मेन, आपको वो देना होता है। अब ये बनेगा कैसे, ये देखिए, NH3 H2 और CO2, इन तीनों को NaCl के साथ लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट NaCl। ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ अमोनिया था और इसका क्लोराइड ले लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड बन गया NH4Cl। एक बात का ध्यान रखना, जो आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको लिखकर जरूर देखना, क्योंकि अगर आप लिखते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहते। तो लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना भी जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये क्लोरल्कली प्रोसेस क्या होता है इसमें हमें बताना है, तो राइट इसमें हमें एक बैलेंस इक्वेशन भी देनी है। देखिए क्लोरल्कली प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, तो देखिए NaOH, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्राइन भी बोलते हैं।
ओके, ये आपको पहले ही बताया हुआ है। और NaCl को हम बोलते हैं सोल्ट, कॉमन सोल्ट, ये याद रखना। कॉमन सोल्ट, ओके। नेक्स्ट, तो NaCl को बोलते हैं कॉमन सोल्ट और NaOH को बोलते हैं ब्राइन। याद रखना, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ब्राइन का फॉर्मूला बताइए और कॉमन सोल्ट का। नेक्स्ट, तो एक समझ में आ गया होगा आपको कि NaCl किया तो वाटर से रिएक्शन करेंगे तो NaOH H2 प्लस Cl2 बन करके आएगा। और ये जो बनने का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। और इसको हम करते क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन को, ये जो हमारा व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड वी गेट एल्कली NaOH and chlorine Cl2 gas. This process is called chlor-alkali process. Okay, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is meant by the term water of crystallization? देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं जिसमें वाटर क्रिस्टल की फॉर्म में जुड़ा रहता है, डॉट के रूप में, डॉट टू H2O 5H2O, इस तरीके से। How would you show that copper sulfate crystal contain water crystallization? देखिए इसको हम पढ़ते हैं। The molecule of water associate with a crystalline substance are called water crystallization. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के साथ जुड़े होते हैं, क्रिस्टलाइन के रूप में जुड़े होते हैं, आर कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे उसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। When hydrated copper sulfate is heated, जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं। अब ये तो ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा आपको, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, एसोसिएट यानी जुड़े होते हैं डॉट के रूप में विद क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH4 डॉट 5H2O कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है, तो ये आपका क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है तो चेंज ब्लू टू फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, ब्लू टू व्हाइट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, ये आपका ब्लू कलर का होता है। पहले ये जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ब्लू कलर का होता है और ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने के बाद, इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। किसी भी क्रिस्टल कंपाउंड को अगर हम हीट कर देते हैं, क्रिस्टल कंपाउंड को हीट कर देते हैं तो वो उसमें वाटर और कंपाउंड अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इफ वी ऐड लिटिल वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अगर हम थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं एनहाइड्रस, ये क्या आपका क्या है? कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और ये कैसा कॉपर सल्फेट है? हाइड्रेटेड, ये आपका हाइड्रेटेड है और ये एनहाइड्रेटेड, ये एनहाइड्रस कह सकते हो, ठीक है। तो उसी एनहाइड्रस में अगर बहुत ही लिटिल अमाउंट में वाटर ऐड कर दिया जाए तो वी गेट अगेन ब्लू कलर, हमें अगेन क्रिस्टल फॉर्म में ही गेट हो जाएगा। इट इज द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, द, इससे पता चल जाता है इसमें वाटर और क्रिस्टलाइन की फॉर्म में रहता है वाटर की वजह से। कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर की ऐड कर दें तो अगेन ये क्रिस्टल की फॉर्म गेट कर लेगा, ठीक है। देखिए इसकी रिएक्शन भी दे रखी है, CH4 प्लस 5H2O कॉपर सल्फेट और 5H2O में गेट हो गया, ठीक है। इसको रिवर्स कर दिया है। आगे बढ़िए, mention the pH of aqueous solution of following salt as 7 more than 7 less than 7। ये बहुत इजी है, देखिए पोटेशियम क्लोराइड एक आपका क्या है और NaNO3, ये दोनों आपका सोल्ट है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों ही आपका सोल्ट है। फिर आता है आपका सोडियम कार्बोनेट हैज pH ग्रेटर देन 7, यानी कि सोडियम कार्बोनेट आपका बेस है क्योंकि इसकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। फिर आता है आपका अमोनियम क्लोराइड विच इज अ एसिड, अमोनियम क्लोराइड एक एसिड है, इसलिए ये आपका क्या होगा, इसकी pH वैल्यू 7 से लेस होगी।
ठीक है। अभी इस वीडियो के बाद आपको एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस पार्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स शो कर दूंगा, सॉरी, एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में एसिड बेस सॉल्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर में सॉल्ट है सभी के एग्जांपल दूंगा। ओके, सॉल्ट, एसिड एंड बेस के नेक्स्ट पार्ट जो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6. A की pH वैल्यू कितनी है आपकी 6, B की कितनी है 8. Which solution has more hydrogen ion? किस सॉल्यूशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पाए जाते हैं? Which one of this is acidic and which one is basic? इनमें से कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक, ठीक है। और इनमें से कौन सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन, किसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, ये बताना है। सिंपल सी बात है। देखिए अगर हम बात करते हैं जीरो की, ठीक है, जीरो पे जो एसिड होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सीधी सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एच आयन जो होंगे वो इस वाले जिसकी पीएच वैल्यू जीरो होगी उसमें सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। और अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, वन, जीरो के बाद वन में उससे कम होंगे, टू में उससे कम, थ्री में उससे कम, फोर में और कम, फाइव में और कम। यानी कि जब हम इधर को चलेंगे तो एच पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, या हम कह सकते हैं एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन लोअर, कम होते जाएंगे। लेकिन अगर हम इधर को चलेंगे तो एच पॉजिटिव आयन आपके बढ़ते चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जीरो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो आयन होंगे, कंसंट्रेशन का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में, तो एच पॉजिटिव आयन हमेशा जीरो में सबसे ज्यादा होंगे। अगर हम राइट साइड मूव करेंगे तो वो एच पॉजिटिव आयन कम होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, ठीक है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज दिस एंड बी 8, 8 क्या, ये बेस, ये क्या आपका एसिड। सीधी सी बात है, एच पॉजिटिव आयन किसमें ज्यादा होंगे, 6 में। मैं आपको हिंट भी दे सकता हूँ कि जिसकी वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे आपका है, आपका 7 को छोड़कर, 7 तो न्यूट्रल होता है, जैसे मैंने आपको लिखा है 4, 4 में एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे 9 वाले में। तो सीधी बात है, जो नंबर आपका छोटा होगा, जिसकी पीएच वैल्यू छोटी होगी, उसी में एच पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको समझ में, नेक्स्ट देखिए। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अब आपको यह भी बताना है इनमें से कौन एसिडिक है कौन बेस है। देखिए ए हैज मोर एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि ए एसिडिक है और ए इज एसिडिक व्हाइल बी इज बेसिक, हमें ये भी बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हुए, गिव suitable reason to justify the following statement: an aqueous solution sodium chloride is neutral but aqueous solution sodium metal is basic। यानी कि सोडियम क्लोराइड का अगर हम aqueous solution ले, aqueous मतलब होता है वाटर में ऐड करने के बाद, ठीक है, वाटर में ऐड करने के बाद ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। जबकि अगर हम aqueous solution ले किसका, ओनली सोडियम मेटल का, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका बेस, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड is a is made up of strong base। सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, NaOH and strong acid HCl, therefore its aqueous solution is neutral। जब सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी सोल्ट है तो न्यूट्रल है, तो वाटर में ऐड करने के बाद भी वो न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सोडियम मेटल को ऐड करें नॉर्मली वाटर में, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेस, क्योंकि उसमें क्लोराइड साल्ट की फॉर्म में वो नहीं है। तो सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म NaOH। लेकिन अगर सोडियम मेटल ने अकेला तो वाटर के साथ आपका बेस बनाता, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन वी रिएक्ट अ मेटल विद वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूस अ बेस विद इवेल्युएट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। तो इस बात को समझना अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना जरूर आना चाहिए आपको। क्वेश्चन ने कहा था एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वाटर में डिसॉल्व करना, तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करने के बाद भी वो न्यूट्रल रहता है, बट इफ वी ऐड
इफ वी ऐड सोडियम मेटल इन वाटर, तो जो प्रोड्यूस बनकर आया, रिजल्ट जो आएगा हमारा वो बेस होगा हमेशा, जब सोडियम मेटल को वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एक्शन ऑफ लिटमस ऑन ड्राई अमोनिया गैस? देखिए, ड्राई अमोनिया गैस, जो भी ड्राई आपका कंपाउंड है, जो भी आपका ड्राई होता है, ड्राई में ना तो किसी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है, ना ही वो कभी भी किसी के साथ रिएक्शन करता है, और ना ही वो कुछ इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का एक्वस फॉर्म में होना जरूरी है, मींस वाटर में यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो होना जरूरी है। तो यहाँ ड्राई अमोनिया गैस पर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ड्राई लिटमस गैस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं अमोनिया गैस का, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में इन वाटर, तो ये क्या करेगा, जब सॉल्यूशन लेंगे अमोनिया का, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा बेस। ठीक है, क्योंकि अमोनिया को वाटर में डिसोल्व करने के बाद वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है अमोनिया का NH3 प्लस H2O। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NH4OH। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया की वैलेंसी भी 1 होती है और OH की भी, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी नहीं लगेगी। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, के में बेस मिल गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड गैसेस इन वाटर, क्लियर हुआ? तो वाटर में ऐड करने के बाद वो बन जाएगा आपका बेस। चलो नेक्स्ट, लेकिन हमने इसमें लिटमस का इफेक्ट नहीं बताया। इसमें लिटमस ये होगा, अब देखो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वाटर में डिजोल्व, आपको पता ही, मैंने बताया सॉल्यूशन मतलब अमोनिया को जैसे हम वाटर में ऐड करेंगे तो NH4OH बन गया था, वो एक बेस है, इसलिए वो रेड को ब्लू कर देगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये आपकी टेबल है, इसमें क्या है ये लिख लेना। इसमें पूछ लेते हैं जैसे कि रेड लिटमस पेपर, इसका ओरिजिनल कलर क्या है, रेड, और ये एसिड में नो चेंज और बेस में टर्न्स ब्लू, ऐसे ही सबके लिखे हुए हैं। जैसे टर्मरिक आपका नॉर्मल येलो कलर होता है, एसिड में नो चेंज और बेस में टर्न्स रेडिश ब्राउन, बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे फिनोल का मेन पूछा जाता है, मिथाइल ऑरेंज का याद रखना। ये दोनों क्या है, हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें स्मेल देते हैं, स्मेल देकर बताते हैं कि वो एसिड है या फिर आपका बेस है। ठीक है, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इसलिए होते हैं क्योंकि हमें स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई करा देते हैं कि आपका कंपाउंड एसिड है या बेस। बाकी फिनोल्फथालीन और मिथाइल का भी कर लेना, ये मोस्टली आता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। स्टेट द ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है, यू वुड मेक ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। अब हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन मैंने पीछे बताया लिक्विड फॉर्म में, फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए फेरस सल्फेट का एक्वस फॉर्म में है, ऑलरेडी वाटर में डिसॉल्व है, तो हमने उसकी रिएक्शन किससे करानी है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिखा हुआ है, किससे करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बार इससे करानी है और एक बार इससे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन फेरस सल्फेट से कराएंगे तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, Fe Na के प्लेस पर आ जाएगा और Na Fe के प्लेस पर आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारा आयरन होता है, जैसे कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन में एरो लगा होता है, अगर आयरन ऑक्साइड यानी कि उसको हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, अगर वो लेफ्ट में है तो हम उसको बोलेंगे Fe2O3, और अगर राइट हैंड साइड है उसको बोलेंगे Fe3O4। लेफ्ट हैंड साइड है तो Fe2O3, राइट हैंड साइड है तो Fe3O4। क्लियर, लेकिन बाकी ऑक्सीजन को छोड़कर अदर के साथ इस बात का ध्यान रखना कि अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, लेफ्ट साइड है तो Fe2O3 और राइट साइड है आयरन ऑक्साइड तो बोलेंगे Fe3O4। लेकिन आयरन जो अनदर कंपाउंडिंग एलिमेंट्स के साथ अपनी वैलेंसी शो करता है वो है आपकी 2। Fe की वैलेंसी क्या होती है, हमेशा 2। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन क्लोराइड की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FeCl2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, 1 यहाँ अब दिखाएंगे नहीं, और Fe की 2 यहाँ आ गई। ठीक है, FeCl2 माना आयरन सल्फेट बनाना है आपको,
तो कैसे बनेगा FeSO4 डन। सल्फेट की वैलेंसी भी दो और आयरन की भी दो, तो आपस में कट गई। इनको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, अब अगर हम आयरन सल्फेट FeSO4 बन गया, NaOH के साथ रहेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, तो Fe Na के प्लेस पे आ जाएगा और Na Fe के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा नया कंपाउंड बन जाता है तो हमें वैलेंसी फिर से चेक करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये है आपका आयरन, ये है आपका हाइड्रोक्साइड OH। OH की वैलेंसी कितनी होती है 1। इसकी मैं नेक्स्ट पार्ट में एक टेबल और बना दूंगा वैलेंसी को लेकर, ठीक है। तो आयरन पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि OH की जो वैलेंसी होती है 1 होती है और आयरन की वैलेंसी होती है 2, इसलिए आयरन की जो 2 वैलेंसी है वो आपकी यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है। 2 ये रही FeOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही जब हमने Na को इसके प्लेस पे डाल दिया तो अब सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो सल्फेट की 2 वैलेंसी Na पर आ गई और Na की 1 वैलेंसी होती तो हम SO4 पे नहीं दिखाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ NaOH की रिएक्शन करानी है, फिर वही Na इसको डिस्प्लेस कर देगा और Al इसको। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 बाय मिस्टेक लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, 3 आएगा। तो AlCl3 प्लस NaOH, तो NaAl के प्लेस पर आ जाएगा और Al Na की जगह, ठीक है। तो इसमें बनेगा क्या, AlOH का होल थ्राइस। क्यों बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 यहाँ आ गई और OH की 1 होती है वो यहाँ आ गई, और NaCl, Na की वैलेंसी भी 1 होती है और Cl की 1 होती है, तो दोनों का बेस बेस कट गया। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आयरन की वैलेंसी याद रखना मैंने आपको बताई हुई है, आयरन की Fe की होती है 2। इसको हम आयरन फेरस और फेरिक भी बोल देते हैं। आगे बढ़िए, 15 ml of water and 60 ml of sulfuric acid are to be mixed in a beaker। हमने दोनों को बीकर में ऐड कर दिया, ठीक है। 15 ml water, 10 ml sulfuric acid, state the method that should be followed the region। मतलब हमें कैसे मतलब इन दोनों को आपस में डिसॉल्व करना चाहिए उसको बता रहा है। सबसे पहले हम एसिड को एसिड शुड बी ऐड टू वाटर स्लोली। एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, वो भी स्लोली विथ कांस्टेंट कूलिंग बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करे, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए हमें उसको हमेशा स्लोली डालना चाहिए, कभी भी वाटर को डायरेक्ट एसिड में नहीं डालना चाहिए क्योंकि मतलब वो ब्लास्ट हो सकता है गिलास, ठीक है, बीकर आपका। इसलिए एसिड को वाटर में डालना चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करेगा लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जो हीट प्रोड्यूस करे। तो समझ में आ गया, तो वी शुड ऐड एसिड इनटू वाटर स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन। ये भी याद कर लेना, प्रोसेस के नाम से पूछ लेता, डिफाइन या एक्सप्लेन डाइल्यूशन। तो आपको डाइल्यूशन की डिफाइन लिख देनी है और फिर आपको एक एग्जांपल दे देना है जिसमें हम डाइल्यूशन करके दिखाएंगे कोई भी इक्वेशन का, जैसे कि अभी ऊपर हमने करा है, ठीक है। चलो कोई भी एसिड में वाटर डिसॉल्व करके दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। एसिड का नाम बताना जो इनमें प्रेजेंट है, टमाटो में, विनेगर में, टैमरिंड में। इसकी टेबल अभी आगे आएगी, उसमें आपको आराम से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। टमाटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड और टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक, ओके। एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क। देखिए ये एंटासिड होता क्या है, ये होता है बेस टैबलेट, बेसिक टैबलेट जिनमें होता है आपका बेस। उन टैबलेट्स को हम एंटी एसिड टैबलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जब एसिडिटी बनती है यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस को मिलाया जाता है। बेस मतलब आपका ये एंटी एसिड यानी कि बेस को जब हम यूज करते हैं, जब हम टैबलेट खाते हैं बेसिक यानी कि एंटी एसिड टैबलेट खाते हैं, तो बॉडी में जो एसिड बढ़ रहा है उसको वो न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है उसको, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, हाँ, तो ये उसको न्यूट्रल कर देता है। हाँ तो आगे देखिए, तो रिपीट दोबारा बता देते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंटी एसिड को बता रहा था मैं। देखो एंटी एसिड में अभी मैंने आपको बोला ना, वो बेस भी होता है और एसिड भी होता है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एंटी एसिड ऐसे वर्क करता है, देखिए एंटासिड आर वीकली बेस इन नेचर, दे न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ HCl प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। देखो ये बेसिक होता है, हमारे स्टोमक में जो एसिड भर रहा है, HCl एक एसिड है, उसको न्यूट्रल करने का काम करती है ये एंटासिड, एंड गिव अस रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में एसिड बन रहा है उससे हमें रिलीफ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन लेंथ टेस्ट ट्यूब ए। हमने मैग्नीशियम रिबन की इक्वल लेंथ ली, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एट टेस्ट ट्यूब ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को हमने टेस्ट ट्यूब ए में लिया और एसिटिक एसिड CH3WH को हमने टेस्ट ट्यूब बी में लिया। तो वाइग्रसली कौन इक्वेशन शो करेगी? ठीक है, फिजिंग साउंड, जब इक्वेशन होती है आपस में तो फिजिंग साउंड क्रिएट होता है। और देखो फिजिंग साउंड जब क्रिएट होगा जिसमें वाइब्रेशन जो मतलब होता है हैवी तरीके से रिएक्शन होना, मतलब एकदम से इसका इफेक्ट इमीडिएटली शो करना। और वाई ऐसा क्यों? देखो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? हमारा HCl। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन शो करेगा। तो जब मैग्नीशियम रिबन को लेंगे एसिड में तो वाइग्रस रिएक्शन शो करेगा, तो HCl इज द राइट आंसर। और CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है जो अपना इफेक्ट बहुत ना के बराबर शो करता है। इस बात का ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मूले याद कर लेना, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड आपके चैप्टर में आए हुए हैं। जैसे कि आपका एक HCl है, ठीक है, NaCl है, और सी NaCl, HCl और HNO3 ये तीनों मोस्टली यूज होते रहते हैं। मैंने बाय मिस्टेक ये NaCl लिख दिया, सॉरी। HCl के साथ आएगा H2SO4, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आपका तीसरा HNO3, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके अलावा आपके चैप्टर में कोई एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा आपके सिलेबस में, बाकी बचे हुए आपके वीक एसिड हो गए। ठीक है, ऐसे आपको बेस याद करना है। स्ट्रॉन्ग बेस एक NaOH, कोमा KOH, और एक आपका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी बचे हुए वीक है। तो आपका HCl एक एसिड है, और जब वो इसके साथ रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम का तो वाइग्रसली रिएक्शन शो करेगा, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। द फिजिंग साउंड occur vigorously in test tube A because HCl is strong acid and react faster than acidic acid. एसिडिक एसिड क्या है? हमारा वीक एसिड, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेट व्हाट डज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन सिग्निफाई। आपको बताना है पीएच क्या सिग्निफाई करना चाहता है, 6 to 10 वाला। थ्री सॉल्यूशन दे रखे हैं, विच वन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक। इनमें से कौन सी हाईली एसिडिक होगा? देखिए सबसे हाईली एसिडिक कौन होगा? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा उसमें H पॉजिटिव आयन होंगे। मैंने आपको बताया ना, जीरो में सबसे ज्यादा होते हैं। जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसमें H भी ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हाईली एसिडिक। तो 2 आपका हाईली एसिडिक है। विच सॉल्यूशन टर्न रेड इनटू ब्लू। रेड को ब्लू कौन कर देता है? एसिड, सॉरी रेड को ब्लू करता है आपका बेस। इन तीनों में बेस कौन है? बेस है हमारा 10, इसकी वैल्यू 10 है। बाकी ये दोनों क्या हमारे एसिड, 7 से लेस वैल्यू है। ठीक है, तो आपका है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन सिग्निफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पीएच हमें क्या बताता है? उसका नेचर। पीएच की वजह से हमें क्या पता चलती है? सॉल्यूशन के नेचर की। और इट इज वीकली एसिड। ये क्या है आपका? वीकली एसिड, स्ट्रॉन्ग वन एसिड न्यूट्रल, वीकली बेस न्यूट्रल एसिड। इसमें बताना चाह रहा है कि तीनों का आंसर आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या है आपका? ये वीक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या आपका? वीक बेस। ठीक है, मतलब वीक से थोड़ा ऊपर मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और 6 क्या हमारा? वीक एसिड, और 2 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपका नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी इनके आंसर बी, पीएच वैल्यू इक्वल टू इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने आपको बताया था इसके लिए 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और रेड को ब्लू बेस कर सकता है क्योंकि पीएच वैल्यू 10 है तो इसलिए वो बेस होगा। तो सी, आपको जो सी सॉल्यूशन है आपका सी वाला, वो आपका क्या होगा? बेस, इसलिए वो रेड को ब्लू कर देगा। ठीक है,
आगे देखिए, डिफाइन एन एसिड एंड बेस। आपको एसिड और बेस को डिफाइन करना है। नेम वन वीक एसिड एंड वन स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने अभी आपको बताया। देखो एसिड क्या होता है, जिसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, और बेस क्या होता है, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं, वो भी एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं, तो एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, और ना इसमें लिटमस पेपर आइडेंटिफाई करा पाता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो एसिटिक एसिड था वीक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। दोनों के एग्जांपल दे दिए इन्होंने, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर? स्टेट द पर्पस फॉर व्हिच ऑफ द इंडिकेटर यूज। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सब जगह इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाए, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, मतलब कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को बताता है। और इसमें काफी सारे इंडिकेटर मिलकर बनता है। ये इसमें इंडिकेटर्स का सॉल्यूशन बड़ा होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर a mixture of number of indicator, it is used to determine pH of solution। सॉल्यूशन की pH वैल्यू को बताने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। इनके नेचुरल सोर्स हमें पता नहीं है। सिट्रिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स मतलब जिसमें ये पाया जाता है, लेमन। ओके, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो एंड गोवा। लैक्टिक एसिड कर्ड में, सोर मिल्क में, ठीक है। और टार्टरिक एसिड टैमरिंड में। ये आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, इसमें मैंने आपको टेबल बना के दे दिया है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैलिक एसिड एप्पल में होता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंजेस में होता है, सिट्रिक फिर से सिट्रिक आ गया, लेमन में भी होता है। क्यों होता है सिट्रिक एसिड? खट्टे मीठे फलों में ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जरूरी नहीं है मीठा भी हो, खट्टे में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? टमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। और टैनिक एसिड टी या कॉफी में। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में। तो ये सब आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी kept इन एल्यूमिनियम कंटेनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम कंटेनर में क्यों नहीं रख सकते? राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन may take place for this। देखो, इट इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्यूमिनियम कंटेनर में नहीं रख सकते। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से टू फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इससे रिएक्शन करने के बाद बन जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए, ये आपकी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर साथ में रिएक्शन बनने का सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा, और ये वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी अलग। और ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है, ये इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ये हमारे लिए हार्मफुल है किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये आपको हार्म कर सकता है, इसलिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। तो ये आज के क्वेश्चन थे आपके लिए 20 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बताए मैंने, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और ये आपके आगे ईयर्स लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन में, जो कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इनको ध्यान से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।